हेलो स्टूडेंट, ईएडी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। ये प्रयास कि सैटरडे तक ये फिनिश हो और फिर मंडे से आपका पावर करवा दूं। ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। आप सभी को, सभी विद्यार्थियों को ईएडी परिवार की ओर से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और गुरु होने के नाते आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अपने विद्यार्थियों के लिए अच्छे से अच्छा करने का हमेशा प्रयास मैं करता रहूँगा और एक अच्छे अध्यापक की तरह भैया अच्छे इंसान बनाने की जो भी जरूरी चीज़ें हैं वो आप लोगों को अवश्य सिखाते रहेंगे। तो हमारा तो जीवन ही विद्यार्थियों के लिए समर्पित है भाई। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। नया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम शुरुआत करते हैं एनर्जी मीटर। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट एनर्जी मीटर। अरे शुरू की जाए। कहाँ गायब हो गए तुम लोग? देखो आवाज आ रही है सबको? हाँ जी, आवाज तो सही चल रही है। तो चलिए जी, एनर्जी मीटर को पहले बनाया जाए। नीचे बनाना पड़ेगा। यहां पर होती है, ये एक बनाते हैं हम लोग शंट मैग्नेट। ये होती है बेटा शंट मैग्नेट। शंट मैग्नेट पर बनी होती है पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल। ये बना हुआ है यहाँ एक शेडेड रिंग। शेडेड रिंग होता है कॉपर का बना हुआ। ये बनी होती है बेटा, ये बनी होती है ब्रेकिंग मैग्नेट। यहां से सवाल जरूर आता भैया, ये जनरली बनी है एल्निको से। क्या बनी हुई है? एल्निको ये यहां पर लगा है ज्वेल बेयरिंग स्पैंडल है जिस पर डिस्क टंगी हुई है भाई।
रोटेटिंग जो डिस्क बनी होती है, रोटेटिंग डिस्क जो बनी होती है ये होती है एल्युमिनियम से। क्यों? क्योंकि एल्युमिनियम का स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होता है, अभी लिखेंगे। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ बना होता है एक सैडेड लूप। ये सैडेड रिंग कॉपर का बना हुआ है और यहाँ पर लगा होता है एक सैडेड लूप। सैडेड लूप जो होता है जनरली कॉपर का ही। यहाँ से ये मेन सप्लाई टर्मिनल है प्यारे बच्चों। यहाँ बनी है करंट कॉइल। यहाँ से क्या दिखाई है? ये सप्लाई। क्या दिखाया है? सप्लाई। जनरली जो पोटेंशियल कॉइल बनी होती है, ये बनी होती है बेटा थिन वायर, एंड मोर टर्न। ये बनी होती है थिन वायर एंड मोर टर्न। सीसी जो बनी होती है ये होती है थिक वायर लेस टर्न। ये कैसे जुड़ी होती है? पीसी ये जुड़ी होती है संट में यानी पैरेलल में, और यहां पर होता है देखिए लोड। लोड के साथ में होती है वाइंडिंग देखिए सीरीज में। इन सीरीज विद लोड। चलिए बनाइए बेटा। अभी ये है हमारे पास में, बनाइए पहले इसको। बनाइए इसको पूरा बनाइए, इसी में सवाल है काफी। ये क्या बना रखा है हमने? ये है बेटा सीरीज मैग्नेट। ये जो ब्रेकिंग मैग्नेट है ये हम यूज करेंगे। देखिए क्या
परमानेंट और ये बना रखी है हमने, देखिए जी, परमानेंट मैग्नेट। आप लोगों ने बना लिया है? चलिए, बहुत अच्छे। चलिए प्यारे बच्चों, तो अपना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। इट इज ए इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। यशवंत जी, कौन से कोर्स में एनरोल हैं आप? बताएंगे मुझे थोड़ा सा। इट इज ए इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। और देखिए, हमें ये पता है एक यूनिट बराबर में बड़ा क्लियरली 1 किलोवाट आवर है। ये किसको नापेगा? हमने बात की है एसी एनर्जी की। इट वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, या इसको लिख सकते हो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर पर। तो मुझे आलोक सर से पूछना पड़ेगा। मेरी जिम्मेदारी तो ये मशीन और मेजरमेंट और ये करना है पावर। इन्हें मैं बहुत जल्दी खत्म कर दूंगा, मैं पूछ लूंगा आलोक सर से। इट वर्क एट द प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन। ओके, इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जो एनर्जी को बेटा रीडिंग को कम्युलेटिवली लगातार ऐड कर सकता है। जैसे अभी बिजली आ रही है, हमने कहा 10 यूनिट का बिल है, तो इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद जब आएगा तो 10 से आगे ही जोड़ना शुरू करेगा। ठीक है जी। तो यहां हम लोग लिखते हैं, देखिए, पोटेंशियल कॉइल कहां पर प्लेस्ड है बेटा, ये भी पूछता है। शंट मैग्नेट में है। करंट कॉइल कहां पर है? सीरीज मैग्नेट में है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनर्जी मीटर को लेकर। देखिए स्टूडेंट, होता क्या है,
ध्यान से देखने की आवश्यकता है कि जब हम लोग सप्लाई यहां पोटेंशियल कॉइल पर देते हैं तो यहां से एक मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं phi p। करंट कॉइल देते हैं तो यहां से मिलता है phi c। आपको मशीन में आपने देखिए सीखा है, मैंने कहा कि अगर किसी रोटेटिंग बॉडी पर दो मैग्नेटिक फ्लक्स का इंटरेक्शन देखने को मिलता है तो टॉर्क प्रोड्यूस्ड होता है। और आपने देखिए पहले पढ़ा भी है, ऐसा नहीं है, आपने कहा है कि हम मशीन में ये पढ़ चुके होते हैं। अगर ये phi 1 है, इंडक्शन में आपने यही तो पढ़ा है, ये phi 2 है अल्फा, तो यही हमने काम कर दिया। देखो ये कहां सीखा आपने, इंडक्शन मोटर में। यही हमने कहा कि देखो जी दो मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटरेक्शन देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा हमें कहां, रोटेटिंग डिस्क में। तो अब देखिए इसमें हम टॉर्क इक्वेशन को किस प्रकार से ड्राइव करते हैं। अरे लिखा आगे बढ़े, मैं सोच रहा हूं एटलीस्ट आज इसकी वर्किंग तो खत्म कर ही लूं यार। मशीन की तो डीसी मशीन करानी दोस्त, टेंशन ना लो, तुम्हारे पेपर से बहुत दिन पहले सब खत्म करा दूंगा भाई मैं। अच्छा देखो बेटा, हमने यहां पर ये कहा कि देखिए हम लोग बात करते हैं टॉर्क इक्वेशन के ड्राइव करने की, टॉर्क इक्वेशन के ड्राइव करने की बात करते हैं। तो टॉर्क इक्वेशन को देखो आपने ये कहा है कि यदि हम पूरी डिस्क को समझते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए ऊपर से यहां से जो phi p है इसके कारण, और ये हमारी कंप्लीट देखिए एक डिस्क है, प्लीज थोड़ा सा समझ ले, ध्यान से देख ले बेटा। तो इसके कारण यहां पर एक वोल्टेज इंड्यूस्ड होगी जिसे हमने कहा जी EP। इस वोल्टेज इंड्यूस्ड होने के कारण एक हिस्से में करंट फ्लो करेगा जिसे हमने नाम दिया साहब IP। P मतलब पोटेंशियल। इसी प्रकार से आपको ये समझना है कि देखिए यदि हम लोग ये कहें कि यहां से क्या किया हमने, करंट कॉइल phi c, इसके कारण जो वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा ये हो गया EC, और यहां जो करंट फ्लो करेगा ये हो गया जी देखिए I। तो इसके कारण एक टॉर्क आएगा, इसके कारण एक टॉर्क आएगा। हमने कहा पहले इसके कारण जो टॉर्क हमने देखा वो है TD1, इसके कारण जो हमने टॉर्क देखा ये है TD2। और बेटा टोटल रिजल्टेंट टॉर्क अगर हम बात करें तो ये है T प्रोपोर्शनल टू TD1 माइनस के TD2। आपने कहा ठीक है सर। तो देखिए बेटा जो चीज आपको ये बनवा रहा हूं ये एनर्जी मीटर की जान है, ताकत है। जब भी हम लोग TD1 की बात करेंगे तो TD1 का मतलब होगा, देखिए TD1 कहां से आएगा, TD1 को हम लोग लिखेंगे देखिए कि T बराबर में भाई फ्लक्स क्या था phi p, ये रहा phi p का किसके साथ इंटरेक्शन, II के कारण इंटरेक्शन, phi p II और cos phi p और II के बीच का कोण, ये माइनस नहीं साहब, ये बीच का कोण है। इसी प्रकार से जब हम TD2 की बात करेंगे तो TD2 किसके कारण है, phi c। ओके, इस phi c का IP के साथ इंटरेक्शन और cos phi c और IP के बीच का कोण, ये कोण निकालने पहले हमें मुझे एक बात बताइएगा, अगर कुछ याद है
सबसे पहले यदि हम सप्लाई वोल्टेज V दें, यहीं चलते हैं हम, अगर हम सप्लाई वोल्टेज V रखें और बेटा करंट कॉइल में हम करंट I1 लें और पोटेंशियल कॉइल में हम I2 लें, तो इसके कारण में वोल्टेज V के कारण एक करंट लैग करते हुए बहेगा I1 कितने एंगल पर? 5 पावर फैक्टर एंगल पर। मेरी बात को सुनिएगा भाई। आपने कहा ठीक है सर ये बात, बेटा हमें पता है जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में फ्लक्स होगा, और ये फ्लक्स फाई सी किसके कारण आया है? I1 के कारण, तो इसी पर है फाई सी। प्यारे बच्चों, हमने कहा कि सप्लाई वोल्टेज V से I2 डेल एंगल पीछे है। अच्छा, यानी कि पोटेंशियल कॉइल का इंडक्टेंस हमने लिया है, इंक्लूड किया है, तो हमने कहा डेल एंगल पीछे है, तो लिख क्यों नहीं रहते? लिख लो कितना पीछे है। ये हो गया I2। I2 के कारण क्या है? पोटेंशियल कॉइल में फ्लक्स है। तो बेटा अगर ये पूरा डेल है और ये फाई है, तो ये हमें मिल जाएगा डेल माइनस के फाई। अब एक बात बताइए, आपको जब ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया हमने सीखा है कि फ्लक्स से इंड्यूस्ड ईएमएफ 90 डिग्री पीछे होती है, तो फाई पी के कारण इंड्यूस होने वाली जो वोल्टेज है ईपी, वो कितने पीछे आएगी? 90 डिग्री आएगी। ओके, और ईपी के कारण कौन सी करंट बहेगी? हमने कहा जी अल्फा एंगल पीछे बहेगा आईपी। तो आपको ये देखिए, पहले करंट बताना किसके बीच में था? आपको आपको बताना है फाई सी, पहले फाई सी और आईपी के बीच का कोण पूछा है, तो निकालते क्यों नहीं जरा देखो। यहां से हाँ, ये रहा फाई सी और ये रहा आईपी, तो देखो ये हो गया अल्फा 90 प्लस अल्फा। ओके, और फिर ये भी हमने निकाल रखा है कितना? प्लस डेल माइनस फाई। ये हमें मिला जी फाई सी और आईपी के बीच का कोण। आपने कहा सर ये तो सही था, लेकिन हमें फाई पी आई आई के बीच का कोण भी तो चाहिए। हमने कहा एक बार और देखो, सप्लाई वोल्टेज V है, इससे हमने I1 एंगल पीछे यानी कि फाई सी किया। ये एंगल कितना ले लिया बेटा? ये हो गया देखिए फाई, कितना हो गया? फाई। हमने कहा यहां से वही कार्य करिएगा, कितना लिया जी? हमने ले लिया जी I2 है, कितना है? डेल है, तो ये कितना हो गया भाई? अरे भैया डेल माइनस के फाई हो गया सर। यहां क्या आएगा? फाई पे। हमें चाहिए आई आई। तो एक बात बताइए, इसके कारण फाई सी के जो वोल्टेज उत्पन्न होगी, फाई सी के कारण कौन सी है? ईसी, तो इसके कारण जो वोल्टेज उत्पन्न होगी ये 90 डिग्री पीछे है। क्या है? 90 डिग्री पीछे है। अब 90 डिग्री पीछे हमने जब दिखाया तो ये है ईसी, और ईसी के कारण जो करंट बहता है वो है आई आई। ये लिया बेटा अल्फा। एंगल देखो कौन सा निकालना है? एंगल निकालना है फाई पी और आई आई के बीच का एंगल, यानी कि यहां से मात्र यहां जो रेड बनाया है। तो बेटा एक बात बता दो, यदि हम ये एंगल लिखना चाहते हैं तो यहां से यहां तक का टोटल एंगल कितना है? ये तो आप लिखेंगे ये है 90 प्लस अल्फा। भाई यहां से यहां 90 और ये अल्फा। अब 90 प्लस अल्फा में से यदि ये घटा दें तो ये मिल जाएगा, ये क्या कर दिया? डेल माइनस के फाई। तो हमने कहा जी देखो हमें दोनों एंगल मिल गए, तो यहां से हमें TD1 क्या मिला?
फाइव पी आई कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस के डेल माइनस के फाइव। ये तो हमें मिल गए जी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, TD2 क्या लिखें? 5C IP cos 90 प्लस अल्फा प्लस डेल माइनस 5, ये मान लिया हमने 2। मुझे तो बस ये बताइएगा, अगर आपने कुछ सीखा है तो मुझे ये बताइए, ये 5p किसके कारण आता है? आप कहेंगे देखो सर, ये 5p आया था हमारा I2 के कारण। 5p किसके कारण? I2। अगर हम I2 की बात कर लें तो बेटा ये I2 किसके कारण है? सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज। तो 5p प्रोपोर्शनल टू क्या है? V है। दूसरा, ये जो आई आया है, जो आई बहा है, ये किसके कारण है? आप कहोगे सर ये तो प्रोपोर्शनल टू EC है, और EC किसके कारण आया प्यारे बच्चों? ये आया phi c के कारण, और phi c किसके कारण आया? ये आया I1 के कारण। तो आई भी हमने देख लिया। तो हम लोग phi c की जगह क्या रख सकते हैं? V। हम लोग बेटा आई की जगह क्या रख सकते हैं? I1 का करंट कॉइल में करंट। अच्छा सर, अब जरा phi c की चर्चा करें। ये phi c कहां से आया? आप कहेंगे प्रोपोर्शनल है जी। देख लो phi c किसके हैं? I1 के। अच्छा भाई, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ IP कहां से आया? आप कहोगे देखो जी, ईमानदारी तो ये है, ये जो IP है, IP क्या है? किसके कारण है? ये है EP के कारण। ये किसके कारण है जी? ये है 5P के कारण। और भाई 5P किसके कारण आई? ये आया I2 के कारण। I2 किसके कारण आया? वोल्टेज के कारण। अच्छा, मतलब हमें चेन जोड़ने थे भाई, कौन सा किसके कारण आया है। तो हमने ये देखा बेटा कि यदि हम TD1 के मान की बात करें तो TD1 का मान 5P को क्या लिखें? V। TD1 किसके समानुपाती है? V के। हाँ भाई, बढ़िया बात है। आई किसके हैं? I1 के। V I1 cos 90 प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस 5, ये हो गया। भूपेंद्र, अरे भैया इससे पहले आपने चीजें सीखी ही नहीं तो आपको क्या समझ आएगा बताओ। अब या तो ये था कि मैं आपको लिखना नहीं बताता, डायरेक्ट ही लिखवा के शॉर्टकट से अपना चला लेता, और ये उसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा जिसका बेसिक कमजोर है। यहां हमने फेजर डायग्राम सिर्फ बेसिक के हिसाब से बनाए हैं, ये उसी को समझ आएगा जिसने बेसिक को खत्म किया है अच्छे से। अदरवाइज इस पेज पे पूरा बेसिक की कहानी है। तो TD1 हमें ये मिला बेटा। अरे आपने बीटेक में, अपने डिप्लोमा में ये चीजें पढ़ी नहीं? हाँ भाई दोस्त, नहीं पढ़ी? ये TD1 है। फिर हमें TD2 अगर हम देखें तो ये बताओ phi c किसके प्रोपोर्शनल है? I1 के। और IP किसके? V के। तो ये भी हमें मिला V I1 और cos 90 प्लस अल्फा प्लस डेल माइनस 5, ये हमने ले लिया इक्वेशन 3, और ये ले लिया हमने इक्वेशन 4। ये मिला हमें TD1 और TD2। अब जो टोटल रिजल्टेंट टॉर्क है, अरे ऑब्जेक्टिव भी करवाना तो मुझे डेरिवेशन भी करवानी थी एनर्जी मीटर की, बहुत ही जरूरी है टॉर्क इक्वेशन। तो भैया
अगर हम यहां से ये देखें कि टी डी प्रोपोर्शनल टू टी डी वन माइनस टी डी टू, तो टी डी प्रोपोर्शनल वी आई वन, देखो टी डी वन में क्या है, कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस फाइव, तो कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस फाइव। अच्छा, फिर माइनस करना है प्यारे बच्चों वी आई वन कॉस 90 प्लस अल्फा प्लस डेल माइनस फाइव। हम वी आई वन को कॉमन ले लें तो टी डी प्रोपोर्शनल टू वी आई वन, ये मिला हमें कॉस 90 प्लस अल्फा माइनस डेल माइनस फाइव माइनस कॉस 90 प्लस अल्फा प्लस डेल माइनस फाइव। बेटा कॉस ए माइनस बी माइनस, ये फॉर्मूला क्या आप ये कह सकते हो कि सर ये मिलता है हमें टू कॉस अल्फा, सॉरी कहाँ गए, टू दोनों कॉस में है तो टू साइन 90 प्लस डेल और साइन 90 माइनस डेल। देखना जरा, टू साइन है साइन भी कर लेंगे, अरे यही लिखेंगे ना, हमें ये मिला। आपने कहा सर ये तो बड़ा अजीब दिखा। देखो जो हम यहां से आगे अगर चलें तो ये है वी आई टू, साइन को इसे क्या लिखेंगे कॉस अल्फा और साइन डेल माइनस फाइव। देखो जो अल्फा होता है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होती, तो जब वेरिएशन नहीं होती तो जो टू कोस अल्फा है ये लगभग हमारा बना रहता है कांस्टेंट। तो हमने कहा जी टी डी, अरे अल्फा बहुत चेंजेस, पहले केस में भी अल्फा वही है, बाद वाले में भी चेंज नहीं हुआ, तो कॉस अल्फा का मान तो वही बना रहना है। तो ये हमें मिल गया वी आई वन साइन डेल माइनस फाइव। बेटा मैं तो ये जानना चाह रहा हूं, देखो ये मेहनत इसलिए नहीं कराई मैंने, मेरा भी समय कीमती है, ये मेहनत मैंने एक ऑब्जेक्टिव की धज्जियां उड़ाने के लिए, साथ ही आपको एनर्जी मीटर समझाने के लिए की। आप एक बात बताइए, आप जरूर ये जानते होंगे कि देखिए सर हमें तो ये जरूर पता है कि एनर्जी बराबर में पावर इनटू टाइम। मुझे नहीं लगता कि आप में कोई ऐसा हो कि ये समझना है, यानी कि मेरा मतलब सीधे सीधे क्या है कि एनर्जी का मतलब होता है, देखिए पावर से होता है। ओके सर, तो जो टॉर्क आना चाहिए, जो एनर्जी मीटर में टॉर्क आना चाहिए, वो भी किसके हिसाब से आना चाहिए, पावर के हिसाब से आना चाहिए। अरे पावर को नापेगा तभी तो ऊर्जा को नाप सकता है। हमने कहा सर ये तो बात सही थी, तो मुझे तो ये बताइए कि क्या आपने बेटा ये पावर का फॉर्मूला सीखा है कहीं, वी आई साइन डेल माइनस फाइव। आप तो ये पढ़ते हो वी आई कॉस फाइव। आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, यहां डेल बराबर में 90 डिग्री रखते हैं। डेल बराबर में 90 डिग्री का मतलब यह है, डेल बराबर 90 डिग्री का मतलब यह है बेटा कि जो सप्लाई है और पोटेंशियल कॉइल में जो करंट है I2, उसके बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री बने। आपने कहा सही है, यानी कि अगर ये सप्लाई है तो यहां से 90 डिग्री पीछे, ये 90 डिग्री पीछे आना चाहिए I2। यही हमने क्या कहा कि डेल बराबर 90 डिग्री का मतलब है ये।
डेल बराबर 90 डिग्री का मतलब है ये। अच्छा, तो आप डेल बराबर 90 डिग्री रखिएगा, तो टी डी प्रोपोर्शनल वी आई वन साइन 90 और ये हो गया 5, तो 90 माइनस 90 प्लस ये क्या मेंशन कर सकते हो, कॉस। तो भैया हमने कहा कि भैया वी आई वन कॉस 5। बताइए जो टॉर्क है वो पावर के अनुसार मिला है या नहीं, और पावर के अनुसार का मतलब है एनर्जी के अनुसार बेटा मिला है या नहीं। तो हम क्या लिखते हैं यहां से, जो आपने रट रखा था उसका डेरिवेशन हमने ये किया कि हमें ये पता चलता है कि एनर्जी मीटर तभी पावर के हिसाब से डिफ्लेक्ट करता हुआ आपको दिखेगा बेटा जब पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव दिखेगी। हाईली इंडक्टिव, देखिए पोटेंशियल कॉइल यदि हम हाईली इंडक्टिव बनाएंगे तो तभी डेल का मान 90 या उसके आसपास आने का चांस है, अदरवाइज नहीं। तो हम क्या लिखते हैं कि एनर्जी मीटर मेजर accurately when potential coil is highly inductive। क्या है बेटा, हाईली इंडक्टिव अगर हो। बेटा वॉट मीटर की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात एनर्जी मीटर की कर रहे हैं कि एनर्जी मीटर तभी एक्यूरेट रीड करेगा जब पोटेंशियल कॉइल हाईली इंडक्टिव हो। यानी पोटेंशियल कॉइल का, एक मिनट बैटरी चेंज कर रहा हूं प्लीज। हाँ, तो आप एनर्जी मीटर के लिए हमेशा क्या लिखेंगे कि भैया कुछ भी हो लेकिन एनर्जी मीटर की पोटेंशियल कॉइल क्या होनी चाहिए, हाईली इंडक्टिव होनी चाहिए। अरे ये लिखा आप लोगों ने, ये बना लो अगर नहीं बनाया, ये लिख लिया होगा, ये बना हो। यार अभी तो पता नहीं बेटा कब तक होगा। अरे लिखा सबने, चलो ये भी उतारो, ये भी लिखो, फाइनल करो। अरे जब भी हो तैयार तो रहना ही है।
इसको पढ़ लेना ध्यान से। निकाल तो रहा हूँ टाइम, आजकल की एक बड़ी सी क्लास मिल जाए मुझे। आजकल यार इतना थक जा रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा। मेरा वीडियो देखा था, हाँ यार लगे हुए हैं बच्चों के अच्छे के लिए, बेटा कुछ दे दे सरकार वगैरह, कुछ सुन ले। मैंने तो कहा यार हम पार्ट टाइम अध्यापक है ही नहीं, हमारा तो जीवन यही है भाई, बच्चों के लिए यही है। चलो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।